ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एनकैप्सुलेशन, जिसको हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। इसके बारे में थोड़ा बताओ, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी बताएंगे और सिचुएशन के साथ एनालिसिस करेंगे इस एक एनकैप्सुलेशन टॉपिक का। बिल्कुल। चलिए अब एनकैप्सुलेशन के बारे में बात करते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने डेटा और उससे जुड़े जो मेथड्स हैं उन्हें एक साथ कवर करके रखते हैं और उस डेटा को बाहर की क्लासेस से छुपा कर रखते हैं। इसे डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप अपने ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बाहर की दुनिया उसके साथ सीधे सीधे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। प्रैक्टिकली अगर देखें तो मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट क्लास है। आप अकाउंट बैलेंस को प्राइवेट रखेंगे और उसके लिए पब्लिक मेथड्स देंगे, जैसे डिपॉजिट या विद्रॉ। इस तरह कोई भी अकाउंट बैलेंस को सीधे बदल नहीं पाएगा। उसे हमेशा उन्हीं मेथड्स के जरिए बदलना होगा जो आपने प्रोवाइड किया है। तो इनकैप्सुलेशन एक तरह से आपके डेटा को सेफ रखने और आपके कोड को ज्यादा ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। इसमें गेटर और सेटर का क्या रोल रहता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, गेटर्स और सेटर्स का रोल एनकैप्सुलेशन में यही होता है कि वो प्राइवेट डेटा को सेफ तरीके से एक्सेस और मॉडिफाई करने का एक कंट्रोल जरिया देते हैं। मतलब आप अपने क्लास के किसी प्राइवेट वेरिएबल के लिए एक गेटर मेथड बना देते हैं ताकि बाहर की क्लास उसे पढ़ सके, और एक सेटर मेथड बना देते हैं ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू आप कंट्रोल तरीके से बदल सके। इससे फायदा ये होता है कि आप किसी भी अनचाही या गलत तरीके की एक्सेस को रोक सकते हैं और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गेटर्स और सेटर्स एनकैप्सुलेशन का एक हिस्सा है जो आपको अपने डेटा पर कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। जैसे हम गेटर सेटर मेथड को एक्सेस करते हैं एटीएम में यूजिंग पिन कोड, राइट? हाँ, बिल्कुल सही सोच है। ये वैसा ही है जैसे एटीएम में पिन कोड डालकर आप अपने अकाउंट की जानकारी को एक्सेस करते हैं। गेटर्स और सेटअप मेथड्स भी एक तरह से वही काम करते हैं। वो एक तरह का कंट्रोल इंटरफेस देते हैं ताकि आप सीधे डेटा को छू नहीं सकते, बल्कि एक सिक्योर तरीके से उसे एक्सेस या बदल सकते हैं। तो इसी तरह से इंकैप्सुलेशन आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है और गेटर सेटर उसी प्रोटेक्शन का हिस्सा है। ठीक है, अब हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कोड रीयूज। इसके बारे में थोड़ा बताओ एंड प्रॉपरली बताओ, थोड़ा सिचुएशन एनालाइज करके और पूरा डेफिनेशन हर तरह से अच्छे से। चलिए इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से समझते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड को रीयूज करना, यानी आप एक एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बार बार वही कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका बोर्ड ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेनेबल हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बेस क्लास है जैसे व्हीकल। इस व्हीकल क्लास में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि वो चल सकता है या उसके पास की स्पीड होती है। अब आप इस व्हीकल क्लास को इनहेरिट करके कार या बाइक जैसी सब क्लासेस बना सकते हैं। इन सब क्लासेस में आप व्हीकल के सभी कॉमन फीचर्स को रीयूज कर सकते हैं और साथ ही अपने खुद के कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकते हैं। तो इनहेरिटेंस एक तरह से आपको कोड को बार बार लिखने से बचाता है और आपको एग्जिस्टिंग कोड को एक्सटेंड करने की सुविधा देता है। इसलिए इसे कोड रीयूज का एक बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है। अच्छा, तो इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा था, उसमें भी वही हो रहा था कि हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे थे मेथड को, और फिर उसको क्या कर रहे थे, हम उसे डिक्लेयर कर रहे थे क्लास के अंदर, और दूसरी क्लास के अंदर हम उसे डिफाइन कर रहे थे अपनी अपनी क्लासेस बना के। तो क्या इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी तरह से रिलेटेड है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपस में काफी जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो आप बेसिकली एक ऐसी बेस क्लास तैयार कर रहे हैं जिसमें कुछ मेथड सिर्फ डिक्लेयर होते हैं। फिर आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करके सब क्लासेस बनाते हैं और उन सब क्लासेस में उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करते हैं। तो इनहेरिटेंस यहां पर यही काम करता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज और डिक्लेयर्ड मेथड्स को इनहेरिट करके आगे सब क्लासेस में इंप्लीमेंट करने की सुविधा देता है। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस मिलकर आपको एक स्ट्रक्चर्ड और रीयूजेबल कोड डिजाइन करने में मदद करते हैं। हम्म, ठीक है। अभी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं, एंड इसी में ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे, एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल में चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और कुछ सिचुएशन लेके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। बिल्कुल। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही इंटरफेस या मेथड के कई अलग अलग रुख हो सकते हैं। इसमें दो मुख्य तरह आती है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है कि आप एक ही क्लास में एक ही नाम के मेथड को अलग अलग पैरामीटर्स के साथ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक मेथड आप 2 नंबर जोड़ने के लिए बना सकते हैं और वही मेथड अगर 3 नंबर दिए जाए तो उन्हें भी जोड़ दे। इस तरह मेथड का नाम वही रहता है लेकिन उसके अलग अलग वर्जन होते हैं।
ओवरराइडिंग का मतलब है कि आप इनहेरिटेंस के जरिए पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में फिर से डिफाइन कर सकते हैं। यानी पेरेंट क्लास में जो मेथड है, चाइल्ड क्लास उसी मेथड को अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो ये अक्सर इनहेरिटेंस या क्लास हायरार्की के संदर्भ में आते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है बेस या पेरेंट क्लास की तरफ जाना, और डाउनस्ट्रीम का मतलब चाइल्ड या डिराइव क्लास की तरफ जाना। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक ही इंटरफेस या मेथड को अलग अलग रूपों में इस्तेमाल कर सके, जिससे आपका कोड ज्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल हो जाता है। ठीक है, मैं समझा। पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ डिटेल में, वो चीज़ नहीं समझी। बिल्कुल। चलिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को आराम से समझते हैं। जब हम इनहेरिटेंस या क्लास हायरार्की की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी बेस या पेरेंट क्लास की दिशा में जाना। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की तरफ, यानी उन क्लासेस की तरफ जो उस पेरेंट क्लास से डिराइव्ड या इनहेरिट की गई हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास एक बेस क्लास एनिमल है और उससे डॉग और कैट जैसी क्लासेस इनहेरिट की गई हैं, तो एनिमल क्लास अपस्ट्रीम होगी और डॉग और कैट डाउनस्ट्रीम होंगी। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बस एक तरीका है ये बताने का कि हायरार्की में कौन सा लेवल ऊपर है और कौन सा नीचे। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी क्लास किससे डिराइव हुई है और आप किस दिशा में ट्रैवर्स कर रहे हैं। अच्छा। और ओवरलोडिंग यही होता है ना, जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं लेकिन सेम फंक्शन नेम होता है। एंड ओवरराइडिंग मतलब सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं और फंक्शन नेम भी सेम होता है, लेकिन उसमें फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। अ, तुमने शायद इसको थोड़ा ठीक से नहीं बताया, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से बताओ तुम। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि ओवरलोडिंग अलग अलग क्लासेस, ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर होती है, लेकिन ओवरराइडिंग अलग अलग क्लासेस के अंदर भी हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों ही पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट है, लेकिन ये थोड़े अलग तरीकों से काम करते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मेथड को कई बार डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हर मेथड के पैरामीटर्स या तो अलग होते हैं या उनका टाइप अलग होता है। इससे कंपाइलर समझ जाता है कि किस वर्जन को कॉल करना है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। ओवरलोडिंग हमेशा उसी क्लास के अंदर होती है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि जब आप इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, यानी पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होती है, चाइल्ड क्लास उसी मेथड को दोबारा डिफाइन करती है जो पेरेंट क्लास में पहले से मौजूद है। यहां मेथड का नाम और पैरामीटर सेम रहते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग हो जाता है। इस तरह ओवरराइडिंग अलग अलग क्लासेस के बीच होती है, जहां चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करती है। तो कुल मिलाकर ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर होता है और पैरामीटर्स अलग होते हैं, जबकि ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस के साथ होता है और इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। उसके अंदर इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, उसके बारे में अच्छे से बताओ। बिल्कुल, लिए एब्स्ट्रैक्शन को डिटेल में समझते हैं और खासकर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फर्क को भी अच्छी तरह से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कॉम्प्लेक्स चीजों को छुपाकर सिर्फ जरूरी चीजें सामने लाते हैं। वहीं आप एक ऐसा लेवल क्रिएट करते हैं जहां सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो यूजर को चाहिए और बाकी की कॉम्प्लेक्सिटी छिपी रहती है। अब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन देने के तरीके हैं, लेकिन इनके अपने अपने यूज केस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कुछ मेथड्स को पूरा डिफाइन कर सकते हैं और कुछ को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी आप एक बेसिक ब्लूप्रिंट देते हैं, लेकिन कुछ इंप्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज तब होता है जब आप चाहते हैं कि कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी सब क्लासेस को मिले और साथ ही कुछ मेथड्स वो अपनी तरह से इंप्लीमेंट करे। दूसरी तरफ इंटरफेस में आप सिर्फ मिस्टर के सिग्नेचर, यानी उसका नाम और पैरामीटर्स बताते हैं, लेकिन कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं देते। इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जो कहता है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे इन सारे मेथड्स को डिफाइन करना होगा। रियल वर्ल्ड में देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बेसिक फाउंडेशन की तरह है जहां कुछ चीजें पहले से तय होती हैं। इंटरफेस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि ये मेथड्स होने ही चाहिए, बिना ये बताया कि वो अंदर कैसे काम करेंगे। तो इस तरह आप इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों को यूज करके एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, पर ये थोड़े अलग अलग सिचुएशंस में और जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी ऑलरेडी, तो हमें इंटरफेस की ज़रूरत क्या पड़ी? और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मतलब हमारे इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड है सारे मैंडेटरीली तुम्हें इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा है कि हमें सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं है। हम चाहे तो कुछ कर लें और कुछ ना करें, ये है। और एग्जैक्टली हमें इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो एट द एंड ऑफ द डे क्लास ही है ना, इसका भी एक पेरेंट क्लास कोई ना कोई होगा ही सही। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है,
जावा में। तो वही चीज़ थोड़ा और अच्छे से बताओ। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ी और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात क्या है। जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी तो हम कुछ बेसिक हैवियर स्ट्रक्चर बना सकते थे, जहां कुछ मेथड्स को पूरा इंप्लीमेंट कर सकते थे और कुछ को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकते थे, ताकि चाइल्ड क्लासेस उन्हें अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करें। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ एक लिमिटेशन यह है कि आप एक क्लास को एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। यहीं पर इंटरफेस काम आता है। इंटरफेस एक पूरी तरह से हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि अगर कोई क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उसे इंटरफेस के सारे मेथड्स को जरूर इंप्लीमेंट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, एक क्लास कई इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। यानी एक तरह से आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो कर सकते हैं बिना मल्टीपल इनहेरिटेंस का झंझट लिए। तो इन इंटरफेसेस का इस्तेमाल तब होता है जब आपको सिर्फ ये बताना हो कि ये मेथड्स होने चाहिए, बिना किसी इंप्लीमेंटेशन की चिंता किए। इस तरह इंटरफेस आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट सेट करता है। सही कह रहे हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्लास ही होती है और उसका भी पेरेंट क्लास हो सकता है, लेकिन इंटरफेस के साथ आप बिना इस हायरार्की के बोझ के सीधे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम जाएंगे JVM इंटरनल्स और मेमोरी की तरफ, जिसमें पहला टॉपिक आएगा मेमोरी एरियाज में। मेमोरी एरियाज में हम स्टैक वर्सेस हीप की बात करेंगे। तो इसके बारे में बताओ थोड़ा। बिल्कुल। अब हम जावा के जेवीएम इंटरनल्स और मेमोरी मैनेजमेंट पर चलते हैं और स्टैक बनाम हीप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब जेवीएम किसी जावा प्रोग्राम को रन करता है तो वो मेमोरी को दो मुख्य एरियाज में बांटता है, स्टैक और हीप। स्टैक मेमोरी का इस्तेमाल मेथड कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई मेथड कॉल होता है उसके लिए एक नया फ्रेम स्टैक पर पुश होता है और जैसे ही मेथड खत्म होता है वो फ्रेम स्टैक से पॉप हो जाता है। इस तरह स्टैक बहुत तेज और ऑर्डर्ड मेमोरी है जो खासतौर पर मेथड एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है। दूसरी तरफ हीप मेमोरी वो जगह है जहां सभी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। जब भी आप न्यू का इस्तेमाल करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हीप पर जाता है। हीप मेमोरी लॉन्ग लिव्ड होती है और जेवीएम का गार्बेज कलेक्टर इसे मैनेज करता है ताकि जो ऑब्जेक्ट्स अब यूज नहीं हो रहे उन्हें हटाकर मेमोरी फ्री की जा सके। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब यह है कि स्टैक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए है, खासकर मेथड्स के लिए, जबकि हीप सारे ऑब्जेक्ट्स और डेटा को लंबे समय तक रखने के लिए होता है। इस तरह स्टैक और हीप मिलकर जेवीएम की मेमोरी को संभालते हैं और प्रोग्राम को स्मूथली चलने में मदद करते हैं। JVM की मेमोरी, बट JVM का काम तो एग्जीक्यूट करना है ना कोड को। हाँ बिल्कुल सही बात है। जेवीएम का मुख्य काम तो कोड को एक्सिक्यूट करना ही है, लेकिन इस एक्सिक्यूशन को सही से करने के लिए उसे मेमोरी को मैनेज करना भी पड़ता है। जेवीएम खुद मेमोरी को इस तरह से संभालता है ताकि आपको प्रोग्राम स्मूथली चले और जो भी डेटा उसे रन टाइम पर चाहिए वो आसानी से मिल सके। तो हाँ, जेवीएम का काम कोड को रन करना है, लेकिन वो कोड को रन करने के लिए स्टैक और हीप जैसी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। इस तरह वो दोनों काम साथ साथ चलते हैं, कोड का एक्सिक्यूशन और मेमोरी का मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी एरियाज के नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, वो है मेमोरी एरिया एंड मेटा स्पेस। ये क्या है, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल। अब मैं आपको मेमोरी एरिया और मेटा स्पेस के बारे में भी अच्छे से बताता हूँ। जावा में जेवीएम अलग अलग मेमोरी एरियाज का इस्तेमाल करता है ताकि अलग अलग तरह की चीजों को स्टोर किया जा सके। हमने स्टैक और हीप की बात की, लेकिन जावा 8 से पहले एक परमिजन स्पेस हुआ करता था जिसे मेटा स्पेस ने रिप्लेस कर दिया। मेटा स्पेस एक खास मेमोरी एरिया है जहां जेवीएम क्लास की मेटा डेटा रखता है। वहीं जब भी आप कोई क्लास लोड करते हैं तो उसकी सारी जानकारी जैसे कि उसके मेथड्स, फील्ड्स और दूसरे मेटा डेटा को मेटा स्पेस में रखा जाता है। मेटा स्पेस की एक खास बात यह है कि ये नॉन हीप मेमोरी है और ये जरूरत के हिसाब से बढ़िया कर लगती है। यानी जावा 8 के पहले वाले परमिशन स्पेस से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो कुल मिलाकर मेटा स्पेस जेवीएम के लिए एक ऐसा मेमोरी एरिया है जहां क्लास की सारी बाहरी जानकारी रखी जाती है ताकि जेवीएम उसे आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, मेटा स्पेस में समझ गया, जिसमें मेटा डेटा को स्टोर किया जाता है रिलेटेड टू द क्लास, द रिलेटेड टू द कोड दैट इज रनिंग। ओके, बट मेथड एरिया क्या है? बिल्कुल समझ आ रहा। अब मेथड एरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेथड एरिया भी जेवीएम के मेमोरी मॉडल का एक जरूरी हिस्सा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहां क्लास लेवल की जानकारियां स्टोर होती हैं। इसमें मेथड्स की बाइट कोड, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स और स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शन की जानकारी रहती है। यानी जब आपकी क्लास लोड होती है तो उसकी ये सारी डिटेल्स मेथड एरिया में रखी जाती है ताकि जेवीएम इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सके। तो मेथड एरिया एक तरह से उन सभी क्लास लेवल मेटा डेटा का कार्य है जो जेवीएम को प्रोग्राम रन करने के दौरान चाहिए होती है। लेकिन वो तो मेथड एरिया है ना, सॉरी मेटा स्पेस है ना।
ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों ही क्लास से जुड़ी जानकारी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। चलिए मैं इसे और साफ कर देता हूं। असल में मेथड एरिया एक कॉन्सेप्ट है जो जेवीएम के मेमोरी मॉडल का हिस्सा है, और ये मेमोरी का वो हिस्सा है जहां क्लास की जानकारी, मेथड पार्ट कोड और स्टैटिक डेटा रखे जाते हैं। जावा से पहले ये मेमोरी एरिया परमिशन स्पेस में आता था। अब जावा 8 के बाद परमिशन स्पेस को मेटा स्पेस ने रिप्लेस कर दिया। मेटा स्पेस एक नॉन हीप मेमोरी एरिया है जहां क्लास की मेटा डेटा स्टोर होती है। तो मूल रूप से मेटा स्पेस ही वो जगह बन गई है जो पहले मेथड एरिया परमिशन स्पेस कहलाती थी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेथड एरिया एक कॉन्सेप्ट है और मेटा स्पेस उस कॉन्सेप्ट का मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन है। अच्छा, समझा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं जो कि है प्रोग्राम काउंटर एंड नेटिव स्टैक। इसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल। चलिए अब प्रोग्राम काउंटर और नेटिव स्टैक के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। प्रोग्राम काउंटर, जिसे शॉर्ट में पीसी रजिस्टर भी कहते हैं, जेवीएम में हर थ्रेड के लिए एक छोटा सा रजिस्टर होता है। इसका काम यह होता है कि हर थ्रेड को यह पता रहे कि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और आगे कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा। यानी बेसिकली हर थ्रेड के लिए यह ट्रैक रखता है कि उसका प्रोग्राम फ्लो कहां तक पहुंचा है। अब नेटिव स्टैक की बात करें तो जेवीएम सिर्फ जावा बोर्ड ही नहीं बल्कि नेटिव कोड जैसे सी या सी प्लस प्लस को भी संभाल सकता है। नेटिव स्टैक उन थ्रेड्स के लिए यूज होता है जो नेटिव कोड चला रहे हैं। यानी जब जेवीएम को कोई नेटिव मेथड कॉल करना पड़ता है तो उसके लिए एक अलग नेटिव स्टैक बनता है। इस तरह प्रोग्राम काउंटर हर थ्रेड के जावा इंस्ट्रक्शंस को ट्रैक करता है और नेटिव स्टैक उन थ्रेड्स को संभालता है जो नेटिव कोड रन कर रहे हैं। तो जीवीएम में नेटिव कोड भी रन होंगे जो कि जावा में नहीं लिखे गए हैं, दूसरे वही दूसरे लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बिल्कुल सही। जेवीएम दरअसल इसकी भी सुविधा देता है। जब आप जावा में नेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मेथड्स जावा के बजाय किसी दूसरी भाषा जैसे सी या सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं, तो जेवीएम उन्हें भी रन करता है। इसके लिए वो नेटिव स्टैक और नेटिव कोड एरिया का इस्तेमाल करता है। इस तरह जेवीएम सिर्फ जावा कोड तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरे नेटिव कोड को भी हैंडल कर सकता है। ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर का ये काम है कि वो थ्रेड के स्टेट्स को स्टोर करके रखता है कि अभी ये वाला थ्रेड रन हो रहा है, फिर ये थ्रेड का स्टेट कहाँ तक पहुंचा है, ये कितना रन हो चुका है, एंड इसके बाद नेक्स्ट थ्रेड कौन सा है जिसको रन होना है। राइट, यही करता है ना? मतलब प्रॉपर स्टेट, एंड टू एंड स्टेट स्टोर कर रहा है कि थ्रेड कौन कितना रन हुआ है और नेक्स्ट थ्रेड कौन सा रन हो रहा है। हाँ, आप लगभग सही समझ रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर का काम यह होता है कि वो हर थ्रेड के लिए यह ट्रैक करता है कि अभी उस थ्रेड में कौन सा इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है और आगे कौन सा होगा। हालांकि थ्रेड की पूरे स्टेट को नहीं स्टोर करता कि कौन सा थ्रेड कब रन हुआ या अगला थ्रेड कौन सा रन होगा। वो बस एक थ्रेड के अंदर ये बताता है कि अभी उस थ्रेड में कौन सा इंस्ट्रक्शन पॉइंट पर है। थ्रेड शेड्यूलिंग यानी कौन सा थ्रेड कब रन होगा, वो जेवीएम का एक अलग हिस्सा हैंडल करता है। तो प्रोग्राम काउंटर सिर्फ ये ट्रैक रखता है कि हर थ्रेड अपनी कोड में कहां तक पहुंचा है, ना कि पूरे थ्रेड शेड्यूलिंग का स्टेट। अच्छा, मतलब हर थ्रेड में इंस्ट्रक्शन कौन से रन हो रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे हैं, यही ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे। प्रोग्राम काउंटर हर थ्रेड के लिए बस इतना ट्रैप करता है कि उस थ्रेड में अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे कौन सा इंस्ट्रक्शन रन होने वाला है। तो हाँ, यही इसका काम है कि हर थ्रेड के इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को ट्रैक में रखे। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक में गार्बेज कलेक्शन की तरफ जाएंगे। गार्बेज कलेक्शन में दो एल्गोरिदम्स होते हैं, मार्क स्वीप, G1, ZGC। इसके बारे में थोड़ा बताओ अच्छे से। अब गार्बेज कलेक्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। गार्बेज कलेक्शन का काम जेवीएम में यह होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली मेमोरी से हटा दे जो अब किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो रहे, ताकि मेमोरी फ्री हो सके। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है। मार्क स्वीप एक बेसिक एल्गोरिदम है। इसमें पहले मार्क फेज में गार्बेज कलेक्टर उन सभी ऑब्जेक्ट्स को मार्क करता है जो अभी भी रीचेबल है। फिर स्वीप फेज में वो ऑब्जेक्ट्स को हटा देता है जो मार्क नहीं हुए, यानी जो अनरीचेबल है। G1 गार्बेज फर्स्ट एक मॉडर्न गार्बेज कलेक्टर है। ये मेमोरी को छोटे छोटे रीजन में बांटता है और कोशिश करता है कि पहले उन रीजन को क्लीन करे जिनमें ज्यादातर गार्बेज है। इसे कम पॉसेस के साथ एफिशिएंटली मेमोरी मैनेज कर सकता है। ZGC एक और एडवांस गार्बेज कलेक्टर है जो लो लेटेंसी के लिए डिजाइन किया गया है। ये बड़े हीप साइज के साथ भी बहुत कम रुकावट के साथ काम कर सकता है, यानी आपको प्रोग्राम ज्यादा स्मूथली चलेगा। तो ये अलग अलग गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम है जो जेवीएम में मेमोरी मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक और एफिशिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है। इसी में दूसरा टॉपिक है ट्यूनिंग का, जिसमें XMS एंड XMX आता है। इसके बारे में बताओ। चलिए अब ट्यूनिंग के बारे में बात करते हैं, जहां XMS और XMX सेटिंग्स आती है। XMS और XMX ये दो JVM ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप मेमोरी ट्यूनिंग के लिए करते हैं। XMS का मतलब है इनिशियल हाफ साइज, यानी JVM जब स्टार्ट होगा तो उसे कितनी मेमोरी से शुरू करना है। SMX का मतलब है मैक्सिमम हीप साइज, यानी JVM कितनी ज्यादा से ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल कर सकता है। इन दोनों सेटिंग्स को सही से ट्यून करके आप JVM की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी एप्लीकेशन को ज्यादा मेमोरी चाहिए तो आप XMS और XMS दोनों को बढ़ा सकते हैं।
इससे जेवीएम के पास शुरुआत में ही अच्छी खासी मेमोरी रहेगी और वो जरूरत पड़ने पर ज्यादा मेमोरी भी ले पाएगा। तो एक्सएमएस और एक्सएमएक्स आपको ये कंट्रोल देते हैं कि जेवीएम कितनी मेमोरी से स्टार्ट हो और अधिकतम कितनी मेमोरी तक जा सके। तो यहाँ पे मेमोरी का मतलब रैम एलोकेशन है क्या, जो हम सिस्टम से रैम एलोकेट करते हैं वही है क्या फिर यहाँ पे मेमोरी का मतलब? हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर मेमोरी से मतलब वही रैम एलोकेशन ही है। जब आप XMS और XMX सेट करते हैं तो आप बस JVM को ये बता रहे होते हैं कि वो आपके सिस्टम की रैम से कितनी मेमोरी को यूज कर सकता है। XMS से आप शुरुआती मेमोरी लिमिट सेट करते हैं और HMX से मैक्सिमम मेमोरी लिमिट। तो हाँ, ये सब सिस्टम रैम के एलोकेशन के बारे में ही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लास लोडिंग प्रोसेस, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल। अब चलते हैं क्लास लोडिंग प्रोसेस की तरफ और इसे अच्छे से समझते हैं। जब जेवीएम किसी जावा प्रोग्राम को चलाता है तो सबसे पहले उसे क्लास लोड करनी होती है। क्लास लोडिंग 3 मुख्य स्टेप्स में होती है: लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। पहला स्टेप है लोडिंग। इस स्टेप में क्लास लोडर उस क्लास की बाइट कोड को फाइल सिस्टम या किसी दूसरे सोर्स से मेमोरी में लाता है। रियल वर्ल्ड उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई किताब लाइब्रेरी से उठाकर पढ़ने के लिए टेबल पर रखी जाए। दूसरा स्टेप है लिंकिंग। लिंकिंग के अंदर 3 सब स्टेप्स होते हैं: वेरिफिकेशन, प्रेपरेशन और रिजोल्यूशन। वेरिफिकेशन में चेक होता है कि बाइट कोड सही है या नहीं। प्रेपरेशन में स्टैटिक वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यूज दी जाती है और रिजोल्यूशन में क्लास के रेफरेंसेस को एड्रेस किया जाता है। तीसरे स्टेप है इनिशियलाइजेशन, जहां क्लास के स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक और स्टैटिक वेरिएबल्स को उनकी फाइनल वैल्यूज दी जाती है। तो कुल मिलाकर क्लास लोडिंग का प्रोसेस ऐसे काम करता है: पहले क्लास को मेमोरी में लाया जाता है, फिर उसे वेरीफाई लिंक किया जाता है और आखिर में उसे इनिशियलाइज किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में एक बार फिर से बताओ, लोडिंग, लिंकिंग और वेरिफिकेशन क्या है ये? बिल्कुल, मैं इसे फिर से समझा देता हूं। क्लास लोडिंग प्रोसेस में 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं: लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। पहला स्टेप लोडिंग है। इसमें क्लास लोडर क्लास के बाइट कोड को मेमोरी में लगा है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई किताब लाइब्रेरी से निकालकर पढ़ने के लिए लाना। दूसरा स्टेप लिंकिंग है और इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, जो चेक करता है कि बाइट कोड वैध और सही है या नहीं। इसके बाद प्रिपरेशन होता है, जहां स्टैटिक वेरिएबल्स को उनके डिफॉल्ट वैल्यूज दी जाती है। फिर रिजोल्यूशन होता है, जिसमें क्लास के रेफरेंसेस को सही से जोड़ा जाता है। तीसरा स्टेप इनिशियलाइजेशन है। इसमें क्लास का स्टैटिक इनिशियलाइजेस और स्टैटिक वेरिएबल्स को उनकी फाइनल वैल्यूज दी जाती है। तो कुल मिलाकर लोडिंग, लिंकिंग, किसमें वेरिफिकेशन भी शामिल है, और इनिशियलाइजेशन में कर क्लास लोडिंग प्रोसेस पूरा करते हैं। अच्छा, इसमें क्लास लोडर, हायरार्की एंड डेलीगेशन भी आता है, उसके बारे में बताओ। बिल्कुल। अब आपको क्लास लोडर, हायरार्की और डेलीगेशन के बारे में बताते हैं। जीवीएम में क्लास लोडिंग एक हायरार्की के जरिए होती है, जिसे क्लास लोडर हायरार्की कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप के क्लास लोडर होते हैं: बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन या सिस्टम क्लास लोडर। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर सबसे बेसिक होता है, जो जेवीएम के कोर क्लासेस जैसे जावा के इनबिल्ट क्लासेस को लोड करता है। इसके बाद एक्सटेंशन क्लास लोडर अपने लेवल के क्लासेस लोड करता है और फिर सबसे ऊपर एप्लीकेशन क्लास लोडर आता है, जो आपकी एप्लीकेशन की क्लासेस को लोड करता है। डेलीगेशन मॉडल का मतलब है कि जब भी क्लास लोडर को कोई क्लास लोड करनी होती है तो वो पहले अपने पेरेंट क्लास लोडर को ट्राई करने के लिए कहता है। अगर पेरेंट क्लास लोडर उस क्लास को लोड नहीं कर पाता, तब जाकर चाइल्ड क्लास लोडर उसे लोड करने की कोशिश करता है। इस तरह डेलीगेशन और हायरार्की मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि क्लास लोडिंग एक ऑर्डर में हो और सही क्लास सही समय पर लोड हो। इसको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास लोडिंग प्रोसेस इज अ प्रोफेशनल किचन एंड रिसीविंग अ न्यू रेसिपी लाइक दैट। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि क्लास लोडिंग प्रोसेस एक प्रोफेशनल किचन की तरह है, जहां नई रेसिपी आई है। सबसे पहले लोडिंग को ऐसे समझिए जैसे किचन में एक नई रेसिपी की बुक आई हो। किचन का स्टाफ यानी क्लास लोडर इस रेसिपी बुक को उठाकर किचन में लाता है ताकि सब उसे देख सके। यही लोडिंग है। फिर लिंकिंग को ऐसे समझिए कि अब किचन में इस रेसिपी को चेक किया जा रहा है कि ये सही है, सारे इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शन ठीक है और क्या किचन में सब कुछ मौजूद है। यही वेरिफिकेशन और लिंकिंग है। आखिर में इनिशियलाइजेशन ऐसे समझिए कि अब रेसिपी के मुताबिक सारी तैयारी कर ली गई है और सब कुछ तैयार है कुकिंग शुरू करने के लिए। अब क्लास लोडर हायरार्की को ऐसे देखिए जैसे किचन में अलग अलग लेवल के शेफ हो। सबसे टॉप पर हेड शेफ यानी बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है, जो बेसिक रेसिपी जानता है। फिर उसके नीचे स्पेशल शेफ, एक्सेसिंग क्लास लोडर और अंत में जूनियर शेफ, एप्लीकेशन क्लास लोडर। एलिगेशन ऐसे है जैसे जूनियर शेफ पहले स्पेशल शेफ से पूछे और अगर वो नहीं जानता तो हेड शेफ से पूछे। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस एक प्रोफेशनल किचन की तरह काम करता है, जहां हर चीज एक ऑर्डर और डेलीगेशन के साथ होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कलेक्शंस। इसमें सबसे पहले आएगा इंटरफेसेस, जो कि है लिस्ट, सेट, मैप एंड क्यू और बाकी जो भी है। इसको इंटरफेस क्यू कहा गया है और ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ।
स्ट्रक्चर्स और कलेक्शंस की बात करते हैं और खासकर इन इंटरफेसेस के बारे में समझते हैं कि लिस्ट, सेट, मैप और क्यू इंटरफेस क्या है और इन्हें इंटरफेस क्यों कहा गया है। दरअसल जावा में ये इंटरफेस इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करे। यानी ये बस ये बताता है कि इन टाइप की कलेक्शंस में क्या क्या ऑपरेशंस होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। इस तरह आप इन इंटरफेस को इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से कलेक्शन बना सकते हैं। लिस्ट इंटरफेस ऐसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ऑर्डर में एलिमेंट्स रखे जाते हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सेट इंटरफेस ऐसी कलेक्शन है जिसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। मैप इंटरफेस की बात कर रहे थे, की वैल्यू बेस को स्टोर करने के लिए होता है। और क्यू इंटरफेस ऐसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो एक तरह की लाइन या कतार की तरह काम करती है, जहां पहले आने वाले एलिमेंट्स पहले निकलते हैं। रियल वर्ल्ड में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि लिस्ट एक चेकलिस्ट की तरह है, सेट एक गेस्ट लिस्ट की तरह है जहां कोई नाम दोबारा नहीं हो सकता, मैप एक डिक्शनरी की तरह जहां हर शब्द का मतलब है, और क्यू एक कतार की तरह जहां पहले व्यक्ति को पहले सर्व किया जाता है। तो ये इंटरफेस बस ये तय करते हैं कि किस तरह का बर्ताव होगा, और इन्हें इंटरफेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अच्छा, तो लिस्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट देता है? बिल्कुल। बात करते हैं कि लिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब हम लिस्ट इंटरफेस की बात करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वादा देता है कि जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसमें कोई बेसिक फीचर्स होने चाहिए। लिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि इस तरह भी कलेक्शन में ऑर्डर एलिमेंट्स होंगे, यानी आप एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। इसमें इंडेक्स बेस्ड एक्सेस होगा, यानी आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अलाउड होते हैं, यानी आप एक ही वैल्यू को कई बार रख सकते हैं। तो लिस्ट इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट यही है कि वो एक में आइटम्स रखेगा, इंडेक्स के सेगमेंट पर एक्सेस किया जा सकेगा और डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकेंगी। ठीक है, तो इंटरफेस तो मैं समझ गया। इसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आते हैं अरे लिस्ट, हैश मैप एंड ट्री मैप। इसके बारे में बताओ। अब आपको इन इंटरफेसेस की इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने कहा, एरे लिस्ट, हैश मैप और ट्री मैप जैसी इंप्लीमेंटेशन इन इंटरफेसेस के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती है, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है। एरे लिस्ट लिस्ट इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेशन है। ये इस तरह काम करती है जैसे एक डायनामिक एरे हो, यानी एक ऐसा लिस्ट है जो जरूरत पड़ने पर साइज में बढ़ सकता है और आपको इंडेक्स के बेस पर एलिमेंट्स तक आसानी से पहुंचने देता है। हैश मैप में इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन है। ये की वैल्यू बेस को स्टोर करता है और हैशिंग का इस्तेमाल करता है ताकि तेजी से आप किसी भी की के आधार पर वैल्यू पा सके। ट्री मैप भी मैप की इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन ये एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखता है, यानी की के आधार पर एलिमेंट्स ऑर्डर रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये इंप्लीमेंटेशन लिस्ट मैप जैसे इंटरफेस के कॉन्ट्रैक्ट को अपने अपने तरीके से पूरा करती है। एरे लिस्ट एक डायनामिक एरे की तरह, हैश मैप की वैल्यू स्टोर करने के लिए हैशिंग का इस्तेमाल करता है, और ट्री मैप एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखता है। तो वो इंटरफेस थे, इनके इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे हैश मैप इंटरनल वर्किंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताओ और रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ बताओ कि काम किस तरह से कर रही है। जैसे कहीं ना कहीं तो हैश मैप यूज़ हो ही रहा होगा, जैसे अमेजोन है या कोई भी वेबसाइट्स वगैरह पे। तो उसका एक एनालॉजी लो और फिर पहले उसके बारे में बताओ एंड देन हैश मैप को अच्छे से एक्सप्लेन करो। को हैश मैप के इंटरनल वर्किंग को एक अच्छे से रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ समझाता हूं। तो हैश मैप को ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी है जहां बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। हर किताब को ढूंढने के लिए एक सिस्टम है जिसे आप हैशिंग कह सकते हैं। जब आप कोई बुक रखने चाहते हैं तो आपको एक अनोखा नंबर या कोड मिलता है, यानी हैश, और उसी कोड के हिसाब से आप किताब को किसी शेल्फ पर रख देते हैं। जब आपको वही किताब फिर से चाहिए तो आप उस कोड से सीधे उस शेल्फ पर पहुंच जाते हैं बिना पूरी लाइब्रेरी खंगाले। यही हैश मैप की ताकत है। अब हैश मैप इंटरनली काम कैसे करता है? जब आप एक की वैल्यू पे स्टोर करते हैं तो हैश मैप उस की पर एक हैश फंक्शन चलाता है और एक इंडेक्स जनरेट करता है जहां वो वैल्यू स्टोर होगी। जब आप उस की से प्ले को पूछते हैं तो वही हैश फंक्शन उस की को उसी इंडेक्स पे ले जाता है और आपको वैल्यू मिल जाती है। रियल वर्ल्ड में जैसे अमेजोन पर आप किसी प्रोडक्ट को थे उसके यूनिक आईडी या नाम से सर्च करते हैं तो पीछे कहीं ना कहीं इसी तरह की हैश मैप जैसी शब्द से काम कर रही होती है ताकि आपको तुरंत आपको समझ मिल जाए। तो हैश मैप एक तरह से इसी लाइब्रेरी की तरह है जहां हर की एक अनोखा पता है और उसी के जरिए वो अपनी वैल्यू तो गोजो पहुंच सकते हैं। इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताओ ना। चलिए हैश मैप की इंटरनल वर्किंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब आप हैश मैप में कोई की वैल्यू बेस स्टोर करते हैं तो हैश मैप हर की पर एक हैश फंक्शन अप्लाई करता है। यह हैश फंक्शन उस की को एक इंडेक्स में बदल देता है जो हैश टेबल के अंदर एक बकेट को रिप्रेजेंट करता है। हर बकेट एक तरह से कई एंट्रीज रख सकता है, और अगर दो की का हैश एक जैसा हो जाए तो वो एक ही बकेट में चेन के रूप में स्टोर हो जाता है। जब आप किसी वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो वही हैश फंक्शन लिए हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हैश मैप में हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर्स के रूप में होता है। जब हम किसी की को हैश मैप में डालते हैं तो सबसे पहले उस की का हैश कोड जनरेट होता है। ये हैश कोड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो उस की को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब
हैश मैप के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम बकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बकेट्स असल में एरे के रूप में होते हैं जिनमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। हर बकेट एक लिंक्ड लिस्ट या बैलेंस ट्री की तरह बिहेव कर सकता है जब कई वैल्यूज एक ही बकेट में आ जाती हैं। जब हैश कोड की मदद से हम किसी की का बकेट पता लगाते हैं तो हम उस बकेट में जाकर वैल्यू को प्लेस करते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग कीज का हैश कोड एक ही बकेट में गिरता है तो इसे कोलिजन कहते हैं। इस कोलिजन को हैंडल करने के लिए हम चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लिंक लिस्ट के रूप में वैल्यूज को जोड़ते जाते हैं या फिर बैलेंस ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि परफॉर्मेंस बनी रहे। इस तरह हैश मैप की एफिशिएंसी इसी बात में है कि हमें कांस्टेंट टाइम में डेटा एक्सेस मिलता है जब तक कोलिजन्स कम से कम हो। इस तरह से हैश मैप का इंटरनल वर्किंग पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और ऑप्टिमाइज रहता है। अच्छा, लिंकिंग कब यूज करते हैं एंड बैलेंस ट्रीज का कब यूज करते हैं? कोई डिफरेंस है? हम ऐसे रैंडमली तो नहीं यूज करते होंगे ना? आप बिल्कुल सही कहा आपने। हैश मैप में लिंकिंग और बैलेंस ट्रीज का इस्तेमाल कभी-कभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर जब एक ही बकेट में कम संख्या में एलिमेंट्स आते हैं, तब हम चेनिंग यानी लिंक्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी बकेट में एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हम लिंक्ड लिस्ट को बैलेंस ट्री में बदल देते हैं। इससे सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, जो कि बड़े डेटा सेट्स में जरूरी हो जाता है। इस तरह हैश मैप डायनामिकली अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन टेक्निक्स का चुनाव करता है ताकि हमेशा सबसे अच्छा और तेज प्रदर्शन मिल सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है फेल फास्ट वर्सेस फेल सेफ। इसके बारे में बताओ। अब हम फेल फास्ट और फेल सेफ के बीच का अंतर समझते हैं। फेल फास्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई अनचाही स्थिति या एरर आती है तो सिस्टम तुरंत ही एरर को पहचान लेता है और उसी समय एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। इससे प्रोग्राम को किसी भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने से बचाया जाता है। इसका फायदा ये है कि एरर जल्दी पकड़ में आता है और डीबगिंग आसान हो जाती है, लेकिन कभी-कभी प्रोग्राम अचानक से बंद भी हो सकता है। दूसरी तरफ फेल सेफ का मतलब होता है कि सिस्टम एरर आने पर भी अपनी फंक्शनिंग जारी रखता है। ये टिपिकली उन डेटा स्ट्रक्चर्स में होता है जो इंटरनल कॉपीज या इटरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर किसी थ्रेड में एरर आए तो भी बाकी ऑपरेशंस अनअफेक्टेड रहें। इस तरह फेल फास्ट और फेल सेफ के बीच का अंतर यही है कि फेल फास्ट में एरर तुरंत सामने आता है जबकि फेल सेफ में सिस्टम कुछ हद तक रेजिलिएंट रहता है। तो मतलब दोनों में फायदा और नुकसान क्या है, वो मेरे को ठीक से नहीं समझ में आया। क्यों हम फेल फास्ट यूज करेंगे और किन सिचुएशन में हम फेल सेफ यूज करेंगे, वो सिचुएशंस बताओ। का फायदे और नुकसान समझते हैं। फेल फास्ट का फायदा यह है कि तुरंत एरर को पकड़ लेता है जिससे बग्स जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इससे डीबगिंग आसान हो जाती है और कोड की रिलायबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर एरर बहुत ही मामूली है तो प्रोग्राम अचानक बंद हो सकता है जो कि यूजर एक्सपीरियंस को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ फेल सेफ का फायदा ये है कि सिस्टम किसी भी तरह के एरर के बावजूद भी चलना जारी रखता है जिससे प्रोग्राम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये खासकर उन परिस्थितियों में अच्छा होता है जहां डेटा इंटीग्रिटी जरूरी होती है या जहां मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन फेल सेफ का नुकसान ये है कि कभी कभी एरर को पकड़ने में देर हो सकती है और इससे डेटा इनकंसिस्टेंसी भी आ सकती है। तो आमतौर पर अगर हम चाहते हैं कि एरर जल्दी पकड़ा जाए और डिबगिंग आसान हो तो हम फेल फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हमें स्टेबिलिटी और डेटा कंसिस्टेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है तो फेल सेफ बेहतर होता है। तो फेल फास्ट और फेल सेफ के बीच में चूज करने का ऑप्शन हमारे हाथ में होता है क्या? हाँ, अक्सर ये चुनाव डेवलपर पर निर्भर करता है और ये डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन की ज़रूरतें कैसी हैं। अगर हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन जल्दी से बग्स पकड़े और डिबगिंग आसान हो तो हम फेल फास्ट अप्रोच अपनाएंगे। वहीं अगर हमारी एप्लीकेशन को ज़्यादा स्टेबिलिटी और डेटा कंसिस्टेंसी चाहिए तो फेल सेफ अप्रोच ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। इसीलिए डेवलपर्स को अपनी स्पेसिफिक यूज़ केस और रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सही अप्रोच चुननी पड़ती है। और ये अप्रोच चुनते कैसे हैं? मतलब हम क्या इन्वायरमेंट में जाके सेटिंग्स में चेंज करते हैं? अच्छा सवाल है। असल में ये अप्रोच हम अपने कोड के स्तर पर ही चुनते हैं। जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर या कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जावा में कई कलेक्शन फ्रेमवर्क्स जैसे एरेलिस्ट,
लिंक्ड लिस्ट और कंकरेंट हैश मैप वगैरह में अलग अलग फेल फास्ट और फेल सेव बिहेवियर होता है। अगर हमें फेल फास्ट बिहेवियर चाहिए तो हम अक्सर कौन कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो फेल फास्ट होते हैं, जैसे एरे लिस्ट या हैश मैप। वही अगर हमें फेल सेव बिहेवियर चाहिए तो हम किसी ऐसे कलेक्शन का चुनाव करते हैं जैसे कि कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट या कंकरेंट हैश मैप की कुछ वर्जन्स। तो बेसिकली हम अपनी कोडिंग डिसीजंस और एपीआईज के माध्यम से ये बिहेवियर तय करते हैं, ना कि किसी एनवायरनमेंट सेटिंग से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरेबल वर्सेस कंपैरेटर, इसके बारे में बताओ। चलिए कंपेरेबल और कंपैरेटर के बीच का अंतर समझते हैं। कंपेरेबल एक इंटरफेस है जो किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि उस क्लास की ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल ऑर्डरिंग मिल सके। इसका मतलब है कि जिस क्लास को आप कंपेरेबल इम्प्लीमेंट कराते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट्स को एक निश्चित तरीके से कंपेयर करेगा। ये मेथड कंपेयर डू के माध्यम से काम करता है और इसे उस क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। कंपैरेटर भी एक इंटरफेस है लेकिन ये अलग से बनाया जाता है। ये हमें अलग अलग तरीकों से ऑब्जेक्ट्स की तुलना करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आप एक ही क्लास के कई अलग अलग कंपैरेटर्स बना सकते हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया पर ऑब्जेक्ट्स की तुलना कर सकते हैं। तो संक्षेप में कंपैरेबल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एक फिक्स्ड नेचुरल ऑर्डरिंग हो, और कंपैरेटर का इस्तेमाल तब होता है जब आपको अलग अलग तरीकों से कंपैरिजन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आया कि कंपेरेबल जो है वो एक इंटरफेस है, और हम उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कंपेयर टू मेथड का यूज करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तक तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है। और इसका यूज क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं कंपेरेबल इंटरफेस का, या तो उसे, जैसे कि तुमने बोला नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल ऑर्डरिंग, तो सॉर्टिंग के लिए करते हैं, या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में करना हो, उसके लिए करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, लेकिन मेरे को कंपैरेटर नहीं क्लियर हुआ अभी भी, इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, जबकि हम कंपेरेबल कर सकते हैं ना, कंपैरेटर की क्या जरूरत है। का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एक फिक्स्ड और नेचुरल ऑर्डरिंग चाहिए जो क्लास के अंदर ही डिफाइन होती है। लेकिन कंपैरेटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग क्राइटेरिया पर सॉर्ट करना हो। उदाहरण के तौर पर मान लो कि तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और तुम्हें एक बार एम्प्लॉयज को उनके नाम के आधार पर सॉर्ट करना है और दूसरी बार उनकी सैलरी के आधार पर। अगर तुम कंपैरेबल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें एक ही तरीके से सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरेबल में एक ही कंपेयर टू मेथड होता है। लेकिन अगर तुम कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हो तो तुम अलग अलग कंपैरेटर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। एक कंपैरेटर नाम के आधार पर सॉर्ट करेगा और दूसरा सैलरी के आधार पर। इस तरह तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो और एक ही क्लास के लिए कई अलग अलग सॉर्टिंग लॉजिक्स काम में ले सकते हो। इसीलिए कंपैरेटर हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये तब काम आता है जब हमें मल्टीपल वेज में सॉर्टिंग की ज़रूरत हो। हाँ, मैंने डीएसए में काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें कि हमें अलग अलग तरह से सॉर्टिंग करनी पड़ती है। तो कंपेरेटर भी तो एक इंटरफेस है ना, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए कोई मेथड होता है, जैसे कंपेरेबल के लिए तो कंपेयर टू होता है, ऐसे कंपेरेटर के लिए क्या होता है। हाँ बिल्कुल, कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंपेयर मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। कंपेयर मेथड दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कंपेयर मेथड नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर बराबर है तो जीरो रिटर्न करता है, और अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। इस तरह जब हम कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपनी पसंद के हिसाब से कंपेयर लॉजिक लिख सकते हैं। फिर हम अलग अलग कंपैरेटर इंस्टेंसेस बनाकर उन्हें अलग अलग सॉर्टिंग क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कंपैरेटर हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम्म, तो कंपेयर मेथड का यूज करते हैं ना। अच्छा, इसमें एक लैम्डा फंक्शन भी होता है, वो किसके अंडर आता है लैम्डा फंक्शन, क्योंकि वो भी तो एक सॉर्ट करने का ही तरीका होता है। हाँ बिल्कुल, जावा 8 से पहले कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा वर्बोस होता था क्योंकि हमें अलग से क्लास या अनोनिमस क्लास लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब लैम्डा एक्सप्रेशंस की मदद से हम कंपैरेटर को बहुत आसानी से कंसाइजली लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हें किसी लिस्ट को किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के आधार पर सॉर्ट करना है तो तुम लैम्डा एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग मेथड का इस्तेमाल करके तुम सीधे लैम्डा से कंपैरिजन लॉजिक दे सकते हो। इससे कोड काफ़ी क्लीन और रीडेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर तुम्हें एम्प्लॉइज़ को नाम के आधार पर सॉर्ट करना है,
तो तुम ऐसा कर सकते हो, लिस्ट एम्प्लॉयज डॉट सॉर्ट कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग एम्प्लॉय डॉट गेट नेम। इस तरह लैम्डा एक्सप्रेशंस के साथ कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। हम्म, ठीक है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन रहा है।